हेलो डीसी फैमिली, सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, सब लोग बहुत रिवीजन भी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी सबकी चल रही होगी। और देखिए, मैं हर क्लास में कह रहा हूँ पेपर आने वाले हैं, ठीक है? तो रिवीजन करते रहना है पूरे जोश के साथ में। तो चलिए, आप लोगों की जो बेहद डिमांड पे हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट किया था मॉड्यूल से, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने सेक्शन 19 तक कंप्लीट किया था। सेक्शन 19 में मैंने क्या बताया था? इम्प्लाइड अथॉरिटी। आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इम्प्लाइड अथॉरिटी अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका एक आगे का जो सेक्शन है सेक्शन 22, वो भी उसी को ही रिलेट करता है और इम्प्लाइड अथॉरिटी को और ज्यादा अच्छे से डिफाइन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सेक्शन 22 क्या बोलता है? मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म। अब मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म। अब देखो ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। अगर कोई भी पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करता है, एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, बस इसको याद रखो। अगर कोई भी पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करता है, तो उस केस में पूरी की पूरी फर्म बाइंड होगी। यानी कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वहां पर जो लायबिलिटी अराइज होगी, वो पूरी की पूरी फर्म की होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करता है, तो पूरी फर्म लायबल होगी। तो यहां पर हम लोग बात किस चीज की बेटा कर रहे हैं? यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इंप्लाइड अथॉरिटी की। अब ये इंप्लाइड अथॉरिटी होती क्या है? ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इंप्लाइड का मतलब समझो। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? बाय लॉ और बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। यहां पर पार्टीज कौन हो गई? पार्टनर हो गई। यानी लॉ में क्या लिखा हुआ है? या पार्टीज का, यानी कि पार्टनर का कंडक्ट कैसा है, उसको देखते हुए हम ये पता लगाएंगे। तो लास्ट टर्न पे जो सेक्शन 19 हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया था, कुछ पॉइंट्स को एक्सक्लूड किया गया था। उसमें यह बताया गया था कि ये सारी चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती हैं। तो अब यहां पर सेक्शन 22 क्या बताता है? सेक्शन 22 बताता है कि इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस की चीजें हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की चीजें हैं। तो अगर कोई भी पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की कोई भी डीलिंग करता है और उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन है फर्म को बाइंड करने की, तो उस केस में उसके किए गए हर काम के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। तो देखिए, एक बार देखते हैं। इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म एन एक्ट, एक्ट का मतलब कोई भी उसने काम किया है, और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बनाया है या उसको एग्जीक्यूट किया है बाय अ पार्टनर और other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। तो अगर कोई भी पार्टनर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करता है, कोई भी काम करता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और वहां पर वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है, वहां पर वो फर्म के बिहाफ पर कर रहा है, वहां पर वो फर्म के बिहाफ पर कर रहा है। और उसकी इंटेंशन क्या है? और उसकी इंटेंशन ये कि भाई, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने नाम से नहीं कर रहा हूं, ये मैं फर्म के नाम से कर रहा हूं। तो यहां पर उसकी इंटेंशन क्या है? कि पूरी की पूरी फर्म को बाइंड करने की। एट द वेरी आउटसेट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय इंप्लाइड अथॉरिटी। तो बेटा, ये चीज जाननी जरूरी है कि इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है। तो देखिए, दैट एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हर एक पार्टनर फर्म का एजेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस देयर ऑफ। तो बिजनेस में हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होगा और हर एक दूसरे का एजेंट भी होगा। कंसिक्वेंटली, एज बिटवीन द पार्टनर्स एंड आउटसाइड द वर्ल्ड, वॉट एवर मे बी देयर प्राइवेट अरेंजमेंट बिटवीन देमसेल्व्स। अब देखो, एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? उनके बीच में आपस में अगर कोई भी अरेंजमेंट हुआ, उसके उनके बीच में आपस में कोई भी अरेंजमेंट हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एक पार्टनर है, ठीक है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग कर रहा है। नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए कि सारे के सारे पार्टनर ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस का पूरा काम भी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। कोई पार्टी आई, कोई पार्टी आई चेक लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए। एक पार्टनर ने क्या किया? चेक ड्रॉ किया फर्म के बिहाफ पर और चेक को इशू कर दिया,
ठीक, अब चेक डिसऑनर हो गया। तो अब वहां पर वो जो पार्टनर है, वहां पर वो जो पार्टनर है, क्या थर्ड पर्सन के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी या केवल वो पार्टनर लायबल होगा? अब थर्ड पार्टी को तो ये पता है ना कि बेटा ये सारे के सारे पार्टनर्स हैं, पूरी की पूरी फर्म है, फर्म ने हमको चेक किया है, फर्म ने हमको चेक दिया है, तो उस केस में वो तो पूरे के पूरे पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स पूरी की पूरी फर्म को लायबल मानेगा। अब मान लीजिए उनके बीच में एक अरेंजमेंट ये हुआ था, उनके बीच में आपस में डिस्कशन ये हुआ था कि जो चेक इशू करेगा उसी की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये बात तो उन चारों लोगों को पता थी ना जो पार्टनर्स थे। थर्ड पार्टी को क्या पता? भाई थर्ड पार्टी को तो ये पता है कि भाई ये सारे के सारे लोग पार्टनर हैं, यही लेन-देन का काम करते हैं, यही सब कुछ करते हैं और फर्म से मेरे को चेक मिली, वो चेक डिसऑनर हो गई। उनके बीच में अगर आपस में कुछ अरेंजमेंट है, तो वो पब्लिक को थोड़ी ना पता है, वो थर्ड पर्सन को थोड़ी ना पता है। थर्ड पर्सन तो यही मान करके चलेगा ना कि भाई उसके पास में अथॉरिटी होगी, वो फर्म के नाम पे चेक इश्यू कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, पहले भी उसने चेक दी थी। अब उनके बीच में आपस में क्या सेटलमेंट हुआ है, उससे पब्लिक अवेयर तो नहीं है। या तो भाई आपने सब लोगों को बताया हो कि भाई इस बंदे की ये अथॉरिटी नहीं है, ये बंदा ये काम नहीं कर सकता, सामने वाली पार्टी उस चीज को लेकर के अवेयर हो, यार इसकी अथॉरिटी है नहीं, ये जबरदस्ती काम कर रहा है, इसको सारे पार्टनर्स ने मना किया है कि इसके साथ में पैसे का लेन देन मत करना, तो भी हम लेन देन कर रहे हैं, तो वो गलती हमारी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा सबको? तो यहां पर अगर कोई भी पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की डीलिंग करता है, कोई नॉर्मल डीलिंग करता है, फर्म को रिप्रेजेंट करता है, फर्म के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो उनके बीच में आपस में क्या सेटलमेंट है, उससे थर्ड पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड पार्टी के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। तो देखिए, each partner is agent of every other in every matter connected with the partnership business इस एक्ट बाइंड द फर्म। तो बेटा हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। वो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग में कोई भी बिजनेस डीलिंग कर रहा है, कोई भी पार्टनरशिप के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में लायबिलिटी पूरी की पूरी फर्म की हो। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देखिए केवल एक बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है, केवल एक बेसिक पॉइंट है कि हर एक पार्टनर अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करेगा, ठीक है, तो उसके किए गए कामों के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। देखिए सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 22 डील विद द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। सेक्शन 19 एंड 22 ये दोनों इंप्लाइड अथॉरिटी को लेकर के डील करते हैं। द इंपैक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज दैट द एक्ट ऑफ पार्टनर which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm provided that the act is done in the firm name। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी काम किया गया है, जो भी काम किया गया है वो फर्म के नाम पर किया, उसने अपने पर्सनल नाम पे ना किया। और ये चीज इंप्लाइड अथॉरिटी में हम लोग ने पढ़ी थी ना सेक्शन 19 में कि वो क्या क्या काम नहीं कर सकता है। तो वो अपने नाम से अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी। अगर वो काम फर्म के नाम पे कर रहा है तो ये चीज अगर इंप्लाइड अथॉरिटी में आती तो इसके लिए पूरी फर्म लायबल होगी। और एनी मैनर एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। तो बेटा ये दो पॉइंट यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले तो उसने जो भी काम किया हो वो फर्म के नाम पर किया हो। दूसरा, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो इंप्लाइंग हो, उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन है फर्म को बाइंड करने की। सच एन अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड अ फर्म इज कॉल्ड हिज इंप्लाइड अथॉरिटी। क्लियर सबको? हालांकि इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शंस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी उसने काम किया है वो रिलेट टू यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म होना चाहिए। वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि भाई जो बिजनेस की नॉर्मल डीलिंग है उससे रिलेटेड वो काम होना चाहिए। तो द एक्ट डन मस्ट रिलेट टू द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म, दैट इज द एक्ट डन बाय पार्टनर मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म। जो फर्म का नॉर्मल बिजनेस है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। एक तो ये रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड देखते हैं। The act is such as is done for normal conduct of the business of the firm। अब जो भी काम किया गया बेटा वो नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म होगा। अब कोई ट्रेडिंग फर्म है तो पेमेंट लेना, पेमेंट देना, माल सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट को बुक करना, ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आ जाते हैं। ये तो ऑर्डिनरी डीलिंग होती है किसी भी बिजनेस की। भाई कोई भी ट्रेडिंग फर्म होगी, ट्रेडिंग फर्म का काम क्या होता है? सामान को खरीदना, सामान को बेचना। अब उधार पैसा जाएगा, उधार पैसा आएगा, उधार गुड्स आएंगे, उधार गुड्स जाएंगे, पेमेंट आएगी, पेमेंट जाएगी। तो ये सारे के सारे जितनी भी डीलिंग्स होती है ना, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में आती हैं।
The usual way of carrying on the business will depend on the nature and circumstances of each particular case. तो बेटा ये हर एक बिजनेस में अलग अलग तरीका है, हर एक बिजनेस की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि अगर कोई फर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही हो, उसमें चीजें अलग होंगी। कोई फर्म है वो ट्रेडिंग बिजनेस कर रही हो, उसमें कंडीशन अलग होंगी। तो हर एक नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। द एक्ट टू बी डन in the name of the firm or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm, सेक्शन 22। देखिए सेम वही चीज है जो भी मैंने आपको बताई कि जो भी पार्टनर जो भी काम कर रहा है तो सबसे पहले तो वो फर्म के नाम पर कर रहा हो, अपने बिहाफ पर नहीं कर रहा हो। जैसे अगर मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, इन्होंने बैंक से एक 20,000 रुपए का लोन लिया। मिस्टर ए है, इन्होंने बैंक से 20,000 रुपए का लोन लिया अपने नाम पर, यानी मान लेते हैं मिस्टर ए गुप्ता। तो इन्होंने बैंक से लोन लिया अपने नाम से मिस्टर ए गुप्ता, भले ही ये पैसा इन्होंने बिजनेस में दिया, भले ही ये पैसा इन्होंने बिजनेस में दिया, लेकिन क्या बैंक फर्म से पैसा ले सकता है? नहीं ले सकता ना बेटा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पर्सनल नाम से लिया हुआ है। तो अगर कोई भी पार्टनर कोई भी डीलिंग कर रहा है और वो फर्म के नाम पर कर रहा है या फर्म के नाम पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली कि एक्सप्रेस है या इंप्लाइंग कंडीशन है कि सामने से दिखाई पड़ रहा है कि वो फर्म के बिहाफ पर कर रहा है, फर्म को बाइंड कर रहा है, उसकी इंटेंशन है फर्म को बाइंड करने की, तो उस केस में फर्म लायबल होगी। तो यहां पर बैंक किससे पैसा रिकवर करेगा? मिस्टर ए से, ना कि फर्म से, और ना ही फर्म के बाकी के पार्टनर्स लायबल होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो द एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, सेक्शन 22। तो देखिए, thus a partner has implied authority to bind a firm by all acts done by him in all matters connected with the partnership business। तो सबसे पहले वो जो भी काम कर रहा है वो पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, which are done in the usual way and are not in their nature beyond the scope of partnership। अगर पार्टनरशिप के स्कोप के बाहर जाकर के, बिजनेस के बाहर जाकर के अगर कोई भी काम कर रहा है, जैसे अगर मान लीजिए कि तीन लोग मिलकर के गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, तीन लोग मिलकर के गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं और मिस्टर ए अकेले जाकर के शूज की डीलिंग कर लेते हैं, तो इस शूज की पेमेंट के लिए क्या पूरी फर्म लायबल होनी चाहिए? नहीं होगी। इस शूज की पेमेंट के लिए कौन लायबल होगा? मिस्टर ए। तो जो भी काम है वो पार्टनरशिप के स्कोप के अंदर होना चाहिए and are not in their nature beyond the scope of partnership। You must remember that an implied authority of a partner may different in different kind of business। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके की लाइबिलिटी हो सकती है। तो देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एक्स अ पार्टनर इन अ फर्म, एक्स अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर borrows money and executes a promissory note in the name of firm without authority। The other partners are not liable on the note as it is not part of ordinary business of solicitor to draw, accept or endorse negotiable instrument। अब देखो, अब फर्म में कोई सॉलिसिटर है, वो एज अ पार्टनर उसने फर्म को ज्वाइन किया। फर्म में कोई सॉलिसिटर है और उसने एज अ पार्टनर ज्वाइन किया। अब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बना भी रहा है, यानी चेक को बना भी रहा है, चेक को इंडोर्स भी कर रहा है, चेक को ट्रांसफर भी कर रहा है। तो क्या ये यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है? भाई एक वकील का काम क्या होता है? एक वकील का काम होता है सारे लीगल चीजों को कंसीडर करेगा। ये पेमेंट लेना देना और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्राफ्ट करना, ये उसका काम थोड़ी ना है। तो ये यूजुअल कोर्स में नहीं आता, और अगर वो ये काम करता है तो उसके लिए फर्म लायबल या बाकी के पार्टनर लायबल नहीं होंगे। लेकिन अगर यही काम यहां पर वो पार्टनर होता किसी बैंकर्स वाली फर्म में, जिसका काम ही यही है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड, जिसका बैंक से रिलेटेड काम है, तो वहां पर भाई वो ये काम कर सकता है, वहां पर ये ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आएगा। तो देखिए, however it may be usual for one partner of firm of bankers to draw, accept or endorse a bill of exchange on behalf of the
फर्म। तो अलग अलग नेचर के बिजनेस होते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, तो बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज यूजुअल कोर्स में आती है, क्या चीज ऑर्डिनरी कोर्स में आती है और क्या चीज ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं आएगी। तो देखिए अगर पार्टनरशिप जनरल कमर्शियल नेचर की है तो फिर देखिए ही में प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब बेटा ये जो पॉइंट्स दिए गए ये इंप्लाइड अथॉरिटी माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टनर कोई भी फर्म नॉर्मल कमर्शियल नेचर की है तो वहां पर वो जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसको प्लेज भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। ही में बाय गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप के बिहाफ पर गुड्स को परचेज भी कर सकता है। लेकिन बेटा यहां पर भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि वो कोई भी डीलिंग कर रहा हो वो फर्म के बिहाफ पर कर रहा हो, फर्म के नाम पर कर रहा हो। अगर वो अपने पर्सनल नाम से कर रहा है तो फिर उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी। देखिए अगर नॉर्मल ट्रेडिंग फर्म है तो ही में बोरो मनी, कॉन्ट्रैक्ट डेट्स एंड पे डेट्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप। ही में ड्रॉ, make, sign, endorse, transfer, negotiable and procure to be discounted promissory note, bill of exchange, checks and other negotiable paper in the name and account of the partnership। तो फर्म के बिहाफ पर वो ये सारे के सारे काम कर सकता है। इन सारी चीजों को अगर जनरल कमर्शियल नेचर की पार्टनरशिप है तो वहां पर फिर इसको इंप्लाइड अथॉरिटी माना जाएगा कि अगर कोई भी पार्टनर इन चारों में से कोई भी काम करता है तो इस काम के किए गए काम के लिए सारे के सारे पार्टनर्स इक्वली लायबल होंगे। तो देखिए आगे सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 कंटेन्स द एक्ट व्हिच आर बियॉन्ड द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। तो देखिए सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि जो ऐसे काम है जो इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर हैं, जो इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर है तो उसके लिए बाकी के पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। तो देखते हैं एक बार सेक्शन 20 एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। तो देखिए जो पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी होती है ना उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं और क्या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो देखते हैं एक बार द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मे बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई अगर पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई अरेंजमेंट हो रहा है, अगर पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई अरेंजमेंट हो रहा है जिससे पब्लिक अवेयर नहीं है, जिससे पब्लिक अवेयर नहीं है तो उस तरीके के अरेंजमेंट का थर्ड पार्टी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनके बीच में अगर कुछ भी अरेंजमेंट है और उसके लिए पब्लिक नोटिस इशू किया गया है, पब्लिक को उसको अवेयर किया गया है, थर्ड पार्टी को उसके बारे में पता है, तो फिर वहां पर अगर पार्टनर्स आपस में कुछ अरेंजमेंट करते हैं तो अरेंजमेंट करके अथॉरिटी को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह चीज जरूरी है कि थर्ड पार्टी इस चेंज के लिए अवेयर होनी चाहिए, थर्ड पार्टी की नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ भाई इंप्लाइड अथॉरिटी में ये चेंजेस हैं बिटवीन द पार्टनर। तो देखिए under the following conditions the restriction imposed on the implied authority of a partner by agreement shall be effective against a third party। तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में वो कब इफेक्टिव होगा ये बताता है आपका सेक्शन 20। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन। तो थर्ड पार्टी को उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। वही चीज है जो मैंने बताया, ये कॉमन सेंस की बात है। देखिए हर एक चीज को रटने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिक की बात है कि भाई पब्लिक डीलिंग अगर हो रही है, भाई बिजनेस है तो पब्लिक डीलिंग होगी। तो अगर पब्लिक को इस चीज के बारे में पता है अब तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर पब्लिक अवेयर नहीं है रिस्ट्रिक्शंस के बारे में तो पब्लिक क्या मान करके चलेगी, पब्लिक यही मान करके चलेगी कि भाई जो लॉ में लिखा हुआ है, जो एक्ट में लिखा हुआ है वही अथॉरिटीज सबकी होंगी। तो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, एक्सटेंशन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पब्लिक को अवेयर करना भी जरूरी है, तभी उसको इफेक्टिव माना जाएगा। तो देखिए The third party does not know that he is dealing with a partner in a firm। अब अगर थर्ड पार्टी को यह बात पता है कि वो जिसके साथ में डील कर रही है वो फर्म का पार्टनर नहीं है तो फिर उससे कोई लेना देना नहीं, तो फिर फर्म लायबल नहीं होगी। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। देखिए a partner borrows from B ₹1000 in the name of the firm but in excess of his authority। अब A एक फर्म में पार्टनर है, उसने B से 1000 रुपए लिए, उसने B से 1000 रुपए लिए लेकिन अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर के लिए, अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर के लिए, लेकिन उस पैसे को देखिए एंड यूटिलाइजेस द सेम इन पेइंग ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म। और उस पैसे को उसने यूज कहां पर किया, उस पैसे को यूज उसने किया फर्म के बिजनेस में ही, फर्म के डेट्स को चुकाने के लिए। हियर द फैक्ट दैट द फर्म हैज कॉन्ट्रैक्टेड डेट्स सजेस्टेड दैट इज अ ट्रेडिंग फर्म and as such it is within the implied authority of A to borrow money
फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। अब यहां पर ये एग्जम्पशन लिया गया है कि भाई ट्रेडिंग फर्म है और ट्रेडिंग फर्म में पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी होती है। अभी मैंने आपको बताया ट्रेडिंग फर्म में पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी होती है पैसे को बोरो करना और पैसे को पेमेंट करना। ठीक है, तो यहां पर ट्रेडिंग फर्म मान करके चला गया है, तो अब उसने 1,000 रुपए उधार लिए और पार्टनरशिप बिजनेस में ही उसको लगाया, हालांकि उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के पैसे लिए, तो क्या इसके लिए पूरी फर्म लायबल होनी चाहिए? तो अब देखिए यहां पर भी वही चीज आ जाती है जिससे वो पैसे उधार ले रहा है, यानी कि बी। अगर बी को ये बात पता है कि इसकी लिमिट इतनी है और ये अपनी लिमिट से ज्यादा, अपनी अथॉरिटी से ज्यादा पैसे बोरो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी अगर बी पैसे देता है ए को, तो उसके लिए ए ही लायबल होगा। लेकिन अगर बी इस बात को लेकर के अवेयर नहीं है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है इतने अमाउंट की कि इससे ज्यादा ये पैसे बोरो नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। तो देखिए दिस implied authority as you have noticed may be restricted by an agreement between him and other partner। तो ये रिस्ट्रिक्शन बाकी के सारे पार्टनर और उसके बीच में लगी। नाउ इफ बी द लेंडर is unaware of this restriction imposed on A, the firm will be liable to repay the money to। ठीक है, तो अगर B अनअवेयर था, B को पता नहीं था, तो उस केस में पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। लेकिन अगर वो अवेयर था, उसको पता था, तो फिर उस केस में इंडिविजुअली ए लायबल होगा। देखिए on the contrary, B's awareness as to this restriction will be absolve the firm of its liability to repay the amount to। तो मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन यानी कि सेक्शन 20 आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं आगे देखते हैं इट मे बी नोटेड दैट द अबव मेंशन्ड एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन इज ओनली पॉसिबल विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अब अगर आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कोई भी एक्सटेंशन कर रहे हैं, किसी की अथॉरिटी को घटा रहे हैं, किसी की अथॉरिटी को बढ़ा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? उस सिचुएशन में सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए। एनी वन पार्टनर और इवन अ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड द इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो बेटा ये इम्प्लाइड अथॉरिटी बाय लॉ है, ये एक्ट में लिखी गई है, ये कानून में लिखी गई है। अगर इसको घटाना है या बढ़ाना है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होगी, केवल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। अब अगर कोई इमरजेंसी अराइज हो गई है और पार्टनर फर्म को नुकसान से बचाने के लिए कोई भी काम करता है, तो उस केस में वो गुड फेथ में काम कर रहा है, अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है, फर्म को नुकसान से बचाने के लिए काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में फर्म की लायबिलिटी अराइज होती है। तो देखिए सेक्शन 21, according to section 21, a partner has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence। तो एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो समझदारी वाला काम करता इमरजेंसी के समय में, और अगर पार्टनर ने वही काम किया है, तो उस केस में पूरी फर्म लायबल होगी इन हिज ओन केस एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस एंड such acts bind the firm। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, सेक्शन 23। अब देखो सेक्शन 23 क्या बताता है। सेक्शन 23 बताता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। अब अगर पार्टनर कोई भी एडमिशन करता है, किसी भी चीज को एक्नॉलेज करता है या कोई भी रिप्रेजेंटेशन करता है, अगर कोई भी पार्टनर किसी चीज को एक्नॉलेज करता है या कोई भी रिप्रेजेंटेशन करता है बिफोर थर्ड पर्सन, तो उस केस में क्या सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होने चाहिए? बेटा यहां पर भी सेम वही चीज आती है कि अगर कोई भी पार्टनर जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उससे रिलेटेड अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन करता है, कोई भी एडमिशन करता है, तो फिर उस सिचुएशन में उसके लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। तो देखिए पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ ईच अदर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशन बट ओनली इन रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। तो पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन से रिलेटेड और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, तो पार्टनर के किए गए काम के लिए पूरी की पूरी फर्म बाइंड होगी। देखिए an admission or representation by a partner will not however bind a firm if his authority on the point is limited and the other party knows
अबाउट द रिस्ट्रिक्शन। तो अब अगर मान लीजिए वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम कर रहा है, किसी फील्ड की उसको नॉलेज ही नहीं है, किसी फील्ड की उसको नॉलेज ही नहीं है, उसका स्कोप लिमिटेड है, और उस सिचुएशन में वो जा करके कोई भी रिप्रेजेंटेशन करता है, कोई भी एडमिशन करता है, और थर्ड पार्टी को इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, उसकी अथॉरिटी के बारे में पता है, उसकी लिमिट्स के बारे में पता है, तो फिर उस सिचुएशन में पूरी की पूरी फर्म लायबल नहीं होगी। तो कोई इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ए बी सी, ठीक है, ये तीनों लोग मिल करके मान लीजिए गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, ये तीनों लोग मिलकर के गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, और अक्सर गुड्स को खरीदना, पेमेंट करना, ये सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक बार सी गया एक्स के पास में, सी गया एक्स के पास में इससे कुछ गुड्स को खरीदने के लिए। अब सी एक्स के पास में गया, सामान खरीदा, ठीक है, निगोशिएशन हुआ। अब निगोशिएशन के दौरान बात बात में सी के मुंह से निकल गया एक्स के सामने कि यार इस समय थोड़ा सा कैश फ्लो का इशू है, थोड़ा सा पेमेंट का इशू है, पेमेंट थोड़ी सी लेट हो जा रही है, पीछे से कलेक्शन आ नहीं रहा, इस समय हम लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेस में, फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। इन्होंने बात बात में एक्स को बता दिया। एक्स ने हालांकि इस बात को कंसीडर नहीं किया और एक्स ने गुड्स सप्लाई कर दिए। अब जब एक्स ने गुड्स को सप्लाई कर दी और जब पेमेंट की बारी आई तो एक्स की पेमेंट भी लेट हो गई, इनकी जो पेमेंट है वो ड्यू हो गई, और फर्म ने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो यहां पर एक्स ने कोर्ट में बोला कि देखिए इन्होंने साफ साफ ये बात बोली थी, इन्होंने साफ साफ ये बात बोली थी कि इस समय कैश फ्लो की दिक्कत चल रही है, इस समय पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, उसके बावजूद इन लोगों ने गुड्स खरीदे हैं, तो सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होने चाहिए। तो क्या यहां पर सी ने एक्स के सामने जो एक्नॉलेज किया है, जो बात बोली थी कि यार इस समय थोड़ा सा पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो रिप्रेजेंटेशन, वो एक्नॉलेजमेंट पूरी की पूरी फर्म के लिए बाइंडिंग होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इनका काम ही यही था, और इन्होंने वहां पर अगर बात बात में कुछ भी बोला है तो ये हर जगह पर आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको हर एक चीज सोच समझ करके बोलनी चाहिए। आप हर जगह पर अपने बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो वहां पर अगर इन्होंने कुछ भी रिप्रेजेंटेशन किया है, कुछ भी एक्नॉलेज किया है, तो इनकी एक्नॉलेजमेंट के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। देखते हैं, द सेक्शन स्पीक्स ऑफ एडमिशन एंड रिप्रेजेंटेशंस बीइंग एविडेंस अगेंस्ट द फर्म, तो उसको एविडेंस के तौर पे बेटा लिया जा सकता है। दैट इज टू से दे विल अफेक्ट द फर्म व्हेन टेंडर्ड बाय थर्ड पार्टी, तो अगर थर्ड पार्टी उसको यूज करना चाहे तो बिल्कुल यूज कर सकती है। हाँ, they may not have the same effect in the case of dispute between the partners themselves, तो अगर बेटा पार्टनर के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो फिर वहां पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज हम लोगों ने इंप्लाइड अथॉरिटी में पार्टनर क्या क्या काम नहीं कर सकता है उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी। एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, देखिए X and Y are partners in a firm dealing in spare parts of different brands of motorcycle bikes. Z purchases a spare part for his Yamaha motorcycle after being told by X that the spare part is suitable for his motorcycle. तो अब यहां पर रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन X कर रहा है। X क्या है? X फर्म में पार्टनर है। ठीक, अब देखते हैं Y is ignorant about this transaction. अब Y को इस बारे में पता नहीं था, Y को इस बारे में पता नहीं था कि X गलत बोल रहा है, उसकी बाइक के लिए ये सुटेबल स्पेयर पार्ट्स नहीं है, और ये बात Y को नहीं पता थी लेकिन X ने बोल दी। तो अब वहां पर ऑब्वियसली कि अगर आप बाइक में गलत स्पेयर पार्ट्स लगाओगे तो बाइक तो खराब होगी होगी, तो वहां पर नुकसान के लिए अकेले X लायबल होगा या X और Y दोनों लायबल होंगे? तो बिल्कुल दोनों की लायबिलिटी अराइज होगी। देखिए the spare parts proves to be unsuitable for the motorcycle and it is damaged. X and Y both are responsible to Z for his loss. क्यों? क्योंकि उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में ये रिप्रेजेंटेशन करी थी, तो उस केस में दोनों पार्टनर लायबल होंगे। आगे देखते हैं, अब देखिए इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, ये भी बहुत आसान है। बिल्कुल हर एक चीज एक दूसरे को देखिए बिलोंग करती है, हर एक सेक्शन एक दूसरे को बिलोंग करता है। अब अगर मान लीजिए कि फर्म में कोई पार्टनर्स हैं, उस पार्टनर सारे के सारे एक्टिव हैं। अब अगर किसी एक्टिव पार्टनर को किसी बात की जानकारी दे दी गई, मान लीजिए हमें कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है फर्म में, तो हम किसी भी पार्टनर को अगर वो नोटिस दे देंगे, वो इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो हम ये मान करके चलेंगे ना कि वो इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी फर्म को मिल गई।
मेरी बात समझ में आ रही ना? अगर किसी एक एक्टिव पार्टनर को हमने कोई भी नोटिस दे दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी, तो हम वहां पर ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो इंफॉर्मेशन, वो नोटिस पूरी की पूरी फर्म को मिल गया। बस कंडीशन ये है कि बेटा वो एक्टिव पार्टनर होना चाहिए। अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो फिर वहां पर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। देखिए the notice to a partner who habitually acts in the business of the firm on matters relating to the affairs of the firm operates as a notice to the firm except in case of fraud on the firm committed by or with the consent of that partner। तो बेटा ये चीज फ्रॉड के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका भी हम लोग एग्जांपल एक देखते हैं कैसे फ्रॉड होगा। does a notice to one is equivalent to the notice to the rest of the partner of the firm। तो अगर एक पार्टनर को नोटिस दे दिया और वो अगर बिजनेस में एक्टिव है तो वहां पर ये मान करके चला जाएगा कि वो नोटिस सारे पार्टनर्स को मिल गया है। जस्ट एज अ नोटिस टू एन एजेंट इज नोटिस टू हिज प्रिंसिपल। तो जैसे एजेंट को अगर नोटिस हमने दिया है और प्रिंसिपल को मिल जाता है, ठीक उसी तरीके से एक पार्टनर को नोटिस देने के बाद में हम ये मान करके चलेंगे कि सारे पार्टनर्स को नोटिस मिल गया है। दिस नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव। बेटा यहां पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैंने क्या बताया था, अज्यूम करना। तो यहां पर कुछ एजम्पशन नहीं लिया जा रहा है, ये एक्चुअल डिलीवरी है। ये एक्चुअल डिलीवरी है। वाकई में हमने एक पार्टनर को बताया तो वहां पर 100% सारे पार्टनर्स को पता होगा, तो कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको एक्चुअल माना गया है। इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय वर्किंग पार्टनर एंड नॉट बाय अ स्लीपिंग पार्टनर। देखिए वही चीज है, बस स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए। इट मस्ट फर्दर रिलेट टू द फर्म्स बिजनेस, ओनली देन इट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ नोटिस टू द फर्म। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ तो देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 9। ये तो आसान सा है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये देख लेते हैं, ये फ्रॉड से रिलेटेड है, अच्छा एग्जांपल है। देखिए अ पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो एक पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस ऑफ द फर्म में। बॉट फॉर हिज फर्म सर्टेन गुड्स व्हाइल ही न्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डिफेक्ट इन द गुड्स। अब वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने कुछ गुड्स खरीदे और गुड्स में डिफेक्ट था और ये बात उसको पता थी कि गुड्स आर डिफेक्टिव। हिज नॉलेज एज रिगार्ड द डिफेक्ट ऑर्डिनरी वुड बी कॉन्स्टिट्यूट एज द नॉलेज ऑफ द फर्म। अब यहां पर यह बात अगर उसको पता है कि गुड्स में डिफेक्ट है और वो जानबूझ करके गुड्स को खरीद रहा है, तो यहां पर क्या माना जाएगा, यहां पर यह माना जाएगा बेटा कि पूरी की पूरी फर्म को पता है कि गुड्स आर डिफेक्टिव। आगे देखते हैं। दो द अदर पार्टनर्स इन फैक्ट वर नॉट अवेयर ऑफ द डिफेक्ट। अब बाकी के सारे पार्टनर्स को यह बात नहीं पता है कि डिफेक्ट है, केवल जिस पार्टनर ने खरीदा केवल उसको पता है। लेकिन तो भी क्या माना जाएगा कि भाई एक पार्टनर को पता है तो सारे के सारे पार्टनर्स को पता होगा। बट बिकॉज ए हैड in league with his seller conspired to conceal the defect from the other partner। अब देखो यहां पर उसने किया क्या, जिसने गुड्स को खरीदा था उसने वो जो डिफेक्ट है उसको कंसील किया, यानी कि उसके जो डिफेक्ट है उसको छुपा दिया। द रूल वुड बी इनऑपरेटिव। वहां पर ये रूल इनऑपरेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वो फ्रॉड कर रहा है। उसने क्या किया, डिफेक्टिव गुड्स खरीदे, ठीक, तो यहां तक तो मान करके चला जाएगा कि पूरी की पूरी फर्म को पता है कि गुड्स आर डिफेक्टेड। लेकिन अब उसने क्या किया, अब उसने उन डिफेक्ट को छुपा दिया ताकि बाकी के पार्टनर्स को पता ना चले। अब उन डिफेक्ट को छुपा दिया है तो फिर यहां पर उसकी सीधे सीधे इंटेंशन क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट, एंड एक्टिव कंसीलमेंट इज फ्रॉड। तो यहां पर फिर फ्रॉड माना जाएगा। और अगर ये फ्रॉड है तो फिर वहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर जिसने फ्रॉड किया है वही लायबल होगा। देखिए एंड द अदर पार्टनर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। तो बाकी के पार्टनर्स के पास में पूरा राइट है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं अपॉन डिटेक्शन बाय देम ऑफ द डिफेक्ट। तो जब उनको डिफेक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, गुड्स को वापस कर सकते हैं। फिर वहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि बाकी सारे पार्टनर्स को पता था कि गुड्स आर डिफेक्टिव। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेक्शन 24। तो आगे देखते हैं एक बार। अब देखिए लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, सेक्शन 25 टू 27। तो देखिए लायबिलिटीज टू थर्ड पार्टी, ये भी यहां पर भी वही चीज आ जाती है कि अगर किसी भी पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया है तो उसके किए गए काम के लिए थर्ड पार्टी के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। और अगर वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम कर रहा है और ये बात थर्ड पार्टी को पता है कि वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम कर रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में फर्म की लायबिलिटी अराइज। सिंपल सी चीज है। देखिए
The question of liability of partners to third parties may be considered under different heads. These are as follows. सबसे पहले liability of partners. Liability of partners for acts of the firm, section 25. तो देखिए क्या बोलता है section 25. The partners are jointly and severally responsible to third parties for all acts which come under the scope of their express or implied authority. तो अगर express और implied authority के अंदर रह करके कुछ भी काम किया है तो थर्ड पार्टी के लिए सब लोग liable होंगे. This is because that all the acts done within the scope of authority are the acts done towards the business of the firm. The expression act of firm connotes any act or omission by all the partners or by any partner or agent of the firm which give rise to right enforceable by against the firm. तो बिल्कुल यहाँ पर पता चलता है कि भाई अगर एजेंट अगर कोई भी काम कर रहा है तो फिर उसको पूरी की पूरी फर्म के अगेंस्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है. अगेन, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ case under section 25, it is necessary that the act of the firm in respect of which liability is brought to be enforced against a party must have been done while he was a partner. तो जब वो पार्टनर था तब उसने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई भी काम किया. ठीक है, अब वो चला गया, पार्टनरशिप छोड़ दी उसने, ठीक है, या वो रिटायर हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन तो भी उसके किए गए कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी फर्म की. इवन अगर मान लीजिए फर्म डिसॉल्व भी हो गई है लेकिन तो भी उस सिचुएशन में सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे. देखिए, certain persons were found to have been partners in a firm when the acts constituting an infringement of a trademark by the firm took place. It was held that they were liable for damages arising out of the alleged infringement, it being immaterial that the damages arose after the dissolution of the firm. तो एक फर्म थी, उन्होंने ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया, यानी ट्रेडमार्क जो भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं उनका इन्फ्रिंजमेंट किया, तो वहां पर कॉम्पनसेशन देना पड़ता है. ठीक है, तो अब कॉम्पनसेशन उनको तब देना पड़ रहा है जब फर्म डिसॉल्व हो चुकी है. इन्फ्रिंजमेंट उन्होंने कब किया था? इन्फ्रिंजमेंट उन्होंने किया था जब वो पार्टनर्स थे. कॉम्पनसेशन कब देना पड़ रहा है? अब फर्म डिसॉल्व हो गई है उसके बाद में. तो यहां पर इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि फर्म है या नहीं है. फर्म डिसॉल्व हो गई लेकिन जिस समय काम किया था उस समय तो वो लोग पार्टनर्स थे ना, उस समय तो फर्म थी, तो वहां पर सारे पार्टनर्स अभी भी कॉम्पनसेशन के लिए लायबल. आगे देखिए, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर. तो देखिए सेम वही है तो अभी मैंने आपको बताया. तो अगर किसी भी पार्टनर ने कोई भी गलत काम किया है, ठीक है, फॉर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की डीलिंग के दौरान, तो फिर उस केस में पूरी फर्म लायबल होगी. अगर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम किया है तो फिर अकेले वो लायबल होगा. लेकिन सेम वही चीज आ जाती है कि जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ में गलत कर रहा है उसको ये बात पता होनी चाहिए. देखिए, द फर्म इज लायबल. The firm is liable to the same extent as the partner for any loss or injury caused to a third party by a wrongful act of a partner if they are done by the partner while acting in the ordinary course of business or with the authority of the partner. Same वही चीज है जो मैंने बताई. If the act in question can be regarded as authorized and as falling within either of the categories mentioned in section 26, the fact that the method employed by the partner in doing was unauthorized or wrongful would not affect the question. Furthermore, all the partners in a firm are liable to third party for loss or injury caused to him by the negligent act of a partner acting in the ordinary course of business. बिल्कुल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि एक पार्टनर ने कोई भी गलत काम किया है, अगर वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके किसी भी पार्टी को किसी भी तरीके की इंजरी पहुंचा रहा है तो उसके लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी. देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार. वन ऑफ द टू पार्टनर्स इन कोल माइन एक्टेड एज अ मैनेजर was guilty of personal negligence in omitting to have the shaft of the mine properly fenced. तो अब दो पार्टनर्स थे, उसमें से एक मैनेजर की कैपेसिटी में था, ठीक है, उसका काम था कि जो भी कोल माइन है उसको प्रॉपर वे में फेंसिंग प्रोवाइड करना. उसने लापरवाही कर दी, उसने प्रॉपर वे में फेंसिंग प्रोवाइड नहीं करी, जिसकी वजह से जो भी वर्कमैन थे उनको इंजरी हो गई, जो भी वर्कमैन थे उनको इंजरी हो गई. तो यहां पर जिसने लापरवाही करी है, जिसने नेग्लिजेंस दिखाई है, वो लायबल होगा या दोनों पार्टनर लायबल होंगे? यानी कि एक्स और वाई, मान लेते हैं एक्स और वाई, तो दोनों लायबल होंगे या केवल वाई लायबल होंगे? दोनों लायबल होंगे बेटा. देखिए, द अदर पार्टनर वाज आल्सो हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द, क्लियर सबको?
आगे देखते हैं। अब देखिए आता है लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। तो देखिए लगभग लगभग सारे सेक्शन बेटा एक ही बात कह रहे हैं, जो बेसिक चीज है बस आप वो पकड़ करके चलो। देखिए, it may be observed that the working of the two clauses of section 27 is designed to bring out clearly an important point of distinction between the two categories of cases of misapplication of money by a पार्टनर। तो यहाँ पर मिस एप्लीकेशन बेटा किस चीज की हो रही है? मनी की हो रही है। वो पैसों को मिस अप्लाई कर रहा है, पैसों को गलत जगह पर यूज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। तो देखते हैं क्लॉज ए और क्लॉज बी क्या बोलते हैं। क्लॉज ए कवर्स द केस वेयर अ पार्टनर एक्ट्स विद इन हिज अथॉरिटी एंड ड्यू टू हिज अथॉरिटी एज पार्टनर he receives money or property belonging to a third party and misapplies that money or property for this provision to the attracted. It is not necessary that the money should have actually come into the custody of the firm. तो अगर किसी भी पार्टनर का काम था पैसा लेना या थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को लेना, अब उसने अगर इसको मिस अप्लाई किया है, मिस अप्लाई करने का मतलब वो अपने पर्सनल यूज में ले आया, वो पैसा फर्म तक पहुंचा ही नहीं, वो प्रॉपर्टी फर्म तक पहुंची नहीं, वो अपने पर्सनल यूज में ले आया, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ले आया। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके ये फ्रॉड किया है, तो उसके लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। देखिए अब क्लॉज बी क्या बोलता है। would be attracted when such money or property has come into custody of the firm and it is misapplied by any of the partner। अब वो प्रॉपर्टी या वो पैसा फर्म में आया है और उसके बाद किसी पार्टनर ने उसको मिसअप्लाई किया है, तो दोनों ही सिचुएशन में बेटा फर्म लायबल होगी। द फर्म वुड बी लायबल इन बोथ द केसेस। if receipt of money by one partner is not within the scope of apparent authority, his receipt cannot be regarded as receipt by the firm and the other partner will not be liable unless the money received comes into their possession or under their control। तो अब अगर किसी पार्टनर का काम ही नहीं है पैसा लेना, उसने कभी इस तरीके का पेमेंट को रिसीव करने का काम ही नहीं किया, उसके बावजूद वो पैसा लेता है और तब जाकर के वो उसको मिस अप्लाई करता है, अपने पर्सनल यूज में लेकर के आता है, तो फिर उस केस में फर्म लायबल नहीं होगी, उस केस में इंडिविजुअली वही लायबल होगा। लेकिन हाँ, अगर बाय चांस उसने वो पैसा लिया और पैसा वो फर्म में आ गया, तो फिर उस केस में फर्म लायबल होगी। देखिए लिखा हुआ है द अदर पार्टनर विल नॉट बी लायबल अनलेस द मनी रिसीव्ड कम्स इनटू देयर पोजीशन और अंडर देयर कंट्रोल। अगर वो पैसा उनके पोजीशन में आ गया है, उनके कंट्रोल में आ गया है, उसके बाद में अगर कुछ मिस एप्लीकेशन होती है, तो फिर उसके लिए फर्म लायबल होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A, B and C are partners of place for car parking. B stands his car in the parking place, but A sold out the car to a stranger. For this liability, the firm is liable for the acts of A. तो यहाँ पर पार्किंग के लिए प्लेस थी, उसने अब पार्किंग में जो खड़ी कार थी उसको बेच दी, तो उस केस में पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। तो चलिए आज हम लोगों ने सेक्शन 27 तक कंप्लीट किया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू कर। चलिए तब तक के लिए जितना आज पढ़ा है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।